नमस्ते बच्चों, कैसे हैं? सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हम आज आपको जो चैप्टर 13 है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, उसके लेक्चर 4 का शुभारंभ हम करने जा रहे हैं। इसके चौथे लेक्चर में आज हम बात करेंगे एमीन की। एमीन नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो क्रियात्मक समूह पाया जाता है वो NH2 होता है। कौन सा क्रियात्मक समूह होता है आपका? NH2 क्रियात्मक समूह होता है। इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है RNH2। ठीक है, आज हम एमीन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एमीन, ठीक है, देखो एमीन में NH2 क्रियात्मक समूह हो गया। एमीन को हम बनाते कैसे हैं? तो एमीन को हम अमोनिया से हाइड्रोजन हटाते जाएंगे। सपोज करके मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया, कोई एल्किल ग्रुप जोड़ दिया उससे, इसमें से हम दूसरा हाइड्रोजन हटा दें तो यहां पर आपको दूसरा एमीन प्राप्त हो जाएगा। यदि हम इसमें से NH तीसरा भी हाइड्रोजन हटा देते हैं तो N, ये हमें प्राथमिक एमीन है। ये आपका क्या है? आपका प्राथमिक एमीन है। ये आपका द्वितीयक एमीन है। क्या है? आपका द्वितीयक एमीन है। और ये आपका तीसरा प्रकार का तृतीयक एमीन है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ यह है बच्चों कि जैसे जैसे हम अमोनिया से हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापित करते जाएंगे, हटाते जाएंगे, हमें एमीन प्राप्त होते चले जाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणुओं के प्रतिस्थापन की संख्या के आधार पर एमीन्स को हम 3 वर्गों में बांटते हैं। यदि हमने एक हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस किया तो उसमें प्राथमिक एमीन मिलेगा। यदि 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को हमने हटाया तो द्वितीयक एमीन मिलेगा। यदि 3 हाइड्रोजन परमाणु को हटाया तो तृतीयक एमीन हमको मिलेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसकी परिभाषा किस तरीके से लिखेंगे बच्चों? तो देखिए, परिभाषा लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे परिभाषा। ठीक है, क्योंकि इनको हम कहां से प्राप्त करते हैं? एमीन से। तो यहां लिखेंगे परिभाषा के रूप में, ठीक है, परिभाषा के रूप में हम लिखेंगे एमीन के, एमीन नहीं सॉरी अमोनिया के, अमोनिया के ऐसे एल्किल या एरिल व्युत्पन्न, अमोनिया के ऐसे एल्किल या एरिल व्युत्पन्न जो अमोनिया से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापित करने के बाद प्राप्त किए जाते हैं। हाँ,
Bu, aslinya lama kan? अमोनिया के ऐसे एल्किल या एल्बिफन जो अमोनिया से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापित करने के बाद प्राप्त किए जाते हैं उन्हें एमीन कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहां पर आप अमोनिया में से एल्किल, देखो दो शब्द आपको याद रखना, एक एल्किल होता है आपका, एक एरिल होता है। एल्किल का मतलब होता है मैथिल, एथिल यानी CH3CH2H5, इनके द्वारा अमोनिया में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाए। या एरिल का मतलब क्या होता है बेंजीन, एरिल मतलब एरोमेटिक यौगिक, और एरोमेटिक यौगिकों में आपका क्या आता है आपका बेंजीन। बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है C6H6 होता है, इसमें से भी एक हाइड्रोजन को हम कम करेंगे तो क्या हो जाएगा C6H5, तो बेंजीन कहेंगे, क्या कहेंगे बेंजीन। ठीक है, तो अमोनिया के ऐसे एल्किल या एरिल व्युत्पन्न, ठीक है, ऐसे एल्किल या एरिल व्युत्पन्न जो अमोनिया से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापित करने के बाद प्राप्त किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके एमीन कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमने यहाँ क्या लिख दी, एमीन की परिभाषा लिख दी। ठीक है, अब जो एमीन होते हैं, क्योंकि एमीन में हमने बताया था कि जितने हाइड्रोजन परमाणुओं को हम हटाते जाएंगे उतने ही हमको एमीन प्राप्त होते चले जाएंगे। हमने पहले दिया था CH3NH2, इसको हम क्या बोलेंगे प्राथमिक एमीन, क्या बोलेंगे बेटा प्राथमिक एमीन। ठीक है, क्योंकि NH2 एक हाइड्रोजन कम हुआ, यदि हम इससे दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस करें NH, तो यहां पर एक CH3 हम और बढ़ाएंगे, ये आपका कौन सा हो जाएगा आपका द्वितीयक एमीन। ठीक है, यदि हम क्या करें, हम तीसरा भी कर दें, क्या करते हैं तीसरा, तो CH3N CH3 यानी तृतीयक एमीन। ठीक है, तो जैसे जैसे इस N पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती जाएगी और मैथिल समूह जुड़ते जाएंगे, जितने मैथिल समूह जुड़े होंगे वह उतना ही एमीन माना जाएगा। देखिए इसके अंदर एक मैथिल एमीन जुड़ा हुआ है ना, तो एक मैथिल, दो जुड़े हुए हैं तो द्वितीयक, इसमें आपके तीन जुड़े हुए हैं तो तृतीयक एमीन इसको अपन बोलेंगे। ठीक है, अब जो एमीन्स होते हैं उनकी जो प्रकृति कैसी होती है आपकी क्षारीय प्रकृति होती है। एमीन्स कैसे होते हैं आपके क्षारीय प्रकृति के। ठीक है, एमीन की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है क्षारीय। क्षारीय प्रकृति का मतलब समझिए, क्षार का मतलब होता है जो एमीन यानी हाइड्रोजन प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं, हाइड्रोजन प्रोटॉन को क्या कर सकते हैं ग्रहण कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके क्षारीय यौगिक कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि एमीन में क्या होता है आपका नाइट्रोजन होता है, तो इस पर क्या पाया जाता है आपका अमोनिया पे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, क्या पाया जाता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है बेटा, इस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण ये किसी भी हाइड्रोजन प्रोटॉन को ग्रहण कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपना क्षारकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। यहाँ मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि जो अमोनिया की क्षारीय प्रकृति होती है वो नाइट्रोजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। ठीक है, मतलब अमोनिया की जो क्षारीय प्रकृति होती है वो क्यों होती है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण। अब हमने इसमें से क्या बनाया आपको एमीन बनाया, तो एमीन मतलब CH3 और NH2। देखिए जैसे जैसे CH3 समूह की संख्या बढ़ती जाएगी तो इनका जो धनात्मक प्रेरित प्रभाव है वो बढ़ता जाएगा और इस नाइट्रोजन के द्वारा हाइड्रोजन प्रोटॉन को ग्रहण करने की जो प्रोसेस है वो कैसी होती जाएगी आपकी बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे CH3 समूह बढ़ता जाएगा इनकी जो क्षारीय प्रकृति भी कैसी होगी वो बढ़ती जाएगी। CH3 NH CH3
कहने का मतलब ये आपका प्राथमिक एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होगा, द्वितीयक एमीन प्राथमिक एमीन से ज्यादा क्षारीय होगा, और तृतीयक एमीन द्वितीयक एमीन से अधिक क्षारीय होगा, है ना। ध्यान देने की बात है, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि मेथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है क्यों, या एथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है क्यों, प्राथमिक एमीन द्वितीयक एमीन से कम क्षारीय होता है क्यों। मैंने बताया था कि क्षारीयता का क्रम मैथिल समूहों की संख्या बढ़ने के साथ साथ हमेशा बढ़ता जाता है। तो जितने भी CH3 समूह जुड़े होंगे, CH3 समूह क्या करते हैं, धनात्मक प्रेरण प्रभाव डालते हैं, मतलब नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं, है ना। जब नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कैसा होगा, बढ़ता जाएगा, मतलब उस पर ऋणावेश की संख्या बढ़ती जाएगी, और ऋणावेश जितना ज्यादा आएगा उतना ही अधिक जल्दी से हाइड्रोजन प्रोटॉन को ग्रहण करने का काम करेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ आपकी पता चल गया कि अमोनिया की जो क्षारीय प्रकृति होती है या एमीन की जो क्षारीय प्रकृति होती है वो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण होती है, ठीक है। और क्षारीयता का क्रम मैथिल समूहों की संख्या बढ़ने के साथ साथ कैसा होता है, बढ़ता जाता है। यदि मैं यहाँ पर बात करूं तो जो प्राथमिक एमीन है, ठीक है, कैसा है आपका जो प्राथमिक एमीन है, तो उसको हम कहेंगे RNH2, ये सबसे कम माना जाएगा। इसके बाद R2NH क्षारीय होगा, और इसके बाद R3N क्षारीय होगा। इसमें अमोनिया सबसे कैसा माना जाएगा, आपका कम माना जाएगा। लेकिन प्रयोगों के द्वारा यह देखा गया है अक्सर कि जो तृतीयक एमीन होता है वो आपका द्वितीयक एमीन से क्या होता है, आपका कम होता है। तो इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे, इस द्वितीयक इसको इसके स्थान को चेंज करके तो तृतीयक एमीन आएगा आपका, है ना। लेकिन प्रयोग के आधार पर ये पाया गया है कि जो तृतीयक एमीन है उसमें मैथिल समूह के बाधा प्रभाव के कारण वो द्वितीयक से भी कैसा हो जाता है, आपका कम क्षारीय हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या है इनके बनाने की क्या करेंगे बेटा, विधियां लिखेंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट दे लीजिए, अच्छी तरीके से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके बाद इन्हें बनाने की विधियां आपको बताता हूँ। चलिए फटाफट से नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, फिर मैं इसको उनको बनाने की विधियां आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए बनाने की जो विधियां हैं आपकी, तो बनाने की जो सबसे पहली विधि है आपकी, देखो बनाने की विधि की विधियां, ठीक है। तो बनाने की विधि में सबसे पहले हम एमीन बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं। तो एमीन बनाने की विधियों में देखो सबसे पहले नंबर एक आएगा आपका मैथिल साइनाइड का अपचय, ठीक है। देखो मैथिल साइनाइड का, एक तो आपको मैथिल साइनाइड का क्या आना चाहिए, हमको फॉर्मूला आना चाहिए। तो मैथिल साइनाइड का जो फॉर्मूला है आपका वो होता है आपका CH3 और Cl। यह मैथिल साइनाइड का अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन से क्रिया। जहां कहीं भी अपचयन की बात आ जाती है आपको तुरंत क्या करना है, हाइड्रोजन से क्रिया करानी है, ठीक है। तो यहाँ मैथिल साइनाइड का जो अपचयन हम निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराएंगे। तो देखिए दो यहाँ पर हम लेंगे आपके 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इस C से जोड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन N से जोड़ेंगे, तो यहाँ CH3 CH2 NH2, इसको बोलेंगे अपन एथिल एमीन, या इसको क्या बोल सकते हैं, प्राथमिक एमीन। ये आपकी पहली आपको बनाने की विधि होगी। मैथिल साइनाइड का
क्या कराएंगे बेटा, अपचयन कराएंगे, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराएंगे। तो क्या बनेगा आपका, इसमें से 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएंगी, 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएंगी, कुल मिलाकर के CH3 CH2 NH2। CH3 CH2 को एथिल बोलते हैं, NH2 को क्या बोलते हैं, आपको एमीन बोलना है। ठीक है बच्चों। इसके बाद दूसरा आएगा आपका नाइट्रो एल्कीन का अपचयन। नाइट्रो एल्कीन का अपचयन, देखो इसमें भी अपन अपचयन की बात कर रहे हैं। अपचयन का मतलब इसमें भी आपको कैसे क्रिया करानी है, हाइड्रोजन से क्रिया करानी है। ठीक है। अब नाइट्रो एल्कीन आप पहले से पढ़ चुके हो। नाइट्रो एल्कीन का मतलब क्या होता है, जब NO2 समूह किसी एल्केन से जुड़ा हो, यहां हम लिख देंगे CH3NO2, है ना। इसका भी हमको क्या कराना है, अपचयन। अपचयन माने हाइड्रोजन से क्रिया और अम्लीय माध्यम में कराएंगे, Sn प्लस HCl की उपस्थिति में। ठीक है। अब हमको क्या करना है, एमीन बनाना है। तो एमीन के लिए हमें NH2 चाहिए, तो CH3 यहां लिखेंगे हम। इस नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन को हमको जोड़ना है, NH2 हो गया। ठीक है। 2 ऑक्सीजनों को हम क्या करेंगे, 2H2O के रूप में। कुल मिला के हमारे पास हाइड्रोजन 2, 2 दूनी 4, टोटल कितने हाइड्रोजन हमारे पास 6। हमको यहाँ क्या लगाना है, आपका 6 लगाना है। ठीक है। ये आपका क्या बन गया, मेथिल एमीन बन गया। क्या बन गया बेटा, मेथिल एमीन। ठीक है। अच्छी तरीके से आप देख सकते हो। मेथिल साइनाइड का अपचयन निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में यदि हम कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होगा, एमीन प्राप्त होगा। यदि हम नाइट्रो एल्केन का अपचयन कराते हैं तो भी हमको क्या प्राप्त होगा, मेथिल एमीन प्राप्त होगा। ठीक है। अब इसके बाद जो तीसरे नंबर की जो विधि आती है, जो आएगी आपकी तीसरे नंबर की जो विधि आएगी वो उसको हम हॉफमैन विधि के नाम से बताएंगे। किसके नाम से बताएंगे, हॉफमैन विधि के नाम से बताएंगे। ठीक है। देखिए अब हॉफमैन विधि में क्या लिखेंगे हम, हॉफमैन विधि। ठीक है। देखिए बेटा हॉफमैन विधि में हम क्या करेंगे, हम एथिल आयोडाइड की क्रिया C2H5, ये एथिल आयोडाइड की क्रिया है। इस एथिल आयोडाइड की क्रिया हम अमोनिया के साथ कराएंगे। ठीक है। एथिल आयोडाइड की क्रिया 100 डिग्री सेल्सियस पर एक बंद नली के अंदर, ठीक है, अमोनिया के साथ हम कराएंगे। तो इसमें से आपको एक HI आपको बाहर करना है। क्या करना है, आपका एक HI आपको बाहर करना है। ठीक है। तो यहाँ HI आपका क्या हो गया, माइनस हो गया। तो यहाँ C2H5 बचा और यहाँ क्या बचा आपका NH2, एथिल एमीन बन गया आपका। ठीक है। क्या बन गया आपका, एथिल एमीन। ठीक है। हाँ, एथिल एमीन बन गया। ठीक है बेटा, एथिल एमीन बन गया। इसको हम क्या कहेंगे, अपन प्राथमिक एमीन। ठीक है। दोबारा से हम इस प्राथमिक एमीन की क्रिया यदि C2H5 NH2 की क्रिया दोबारा से एथिल आयोडाइड से करा दो, 100 डिग्री सेल्सियस पर बंद नली में करा दो। तो यहां से दोबारा से आपका एक HI और निकल जाएगा, HI प्लस। अब जो बचा है आपका, देखिए C2H5 NH, यहां से एक हाइड्रोजन जाने के बाद NH बचा। इस C2H5 को यहां से जोड़ दीजिए, C2H5, ये आपका बन गया द्वितीयक एमीन। ठीक है। और इसकी तीसरी बार भी यदि इसकी क्रिया आप करा देते हैं, क्या करा देगा, तीसरी बार भी इसकी क्रिया करा दिया, द्वितीयक एमीन की क्रिया आप किससे कराओगे, दोबारा से एथिल आयोडाइड से ही आपको करानी है। कैसे करानी है आपकी, एथिल आयोडाइड से, C2H5 और I। ठीक है। तो यहां से HI फिर निकल जाएगा, यहां से I निकल जाएगा, यहां से H निकल जाएगा, HI निकल जाएगा।
जो तीसरा एथिल समूह नाइट्रोजन से दोबारा से जुड़ जाएगा, कुल मिला के 1 2 3, यानी C2H5 की संख्या कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, इसको कहेंगे हम तृतीय एमीन। तृतीय एमीन, ठीक है। इस तरीके से आपके प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीनों की क्या हो जाती है, आपकी संरचना हो जाती है। ठीक है, चलिए अच्छी तरीके से इनको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। इसके बाद हम एमीन में एनिलीन बनाने की प्रयोगशाला भी बताएंगे, एनिलीन बनाने की प्रयोगशाला। ठीक है क्या नहीं? चलिए तो फटाफट से साफ कीजिए इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, साफ कर दो इसको, सीधा नोट कर लियो या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको साफ कर देता हूँ। ठीक है, आराम से नोट कर लीजिए, अच्छी तरीके से समझो उसको, समझने के बाद इसको रिएक्शन। ऑर्गेनिक के अंदर अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या करके पूछे जाते हैं, क्या होता है जब मेथिल साइनाइड का अपचयन कराते हैं, क्या होता है जब नाइट्रोबेंजीन का अपचयन कराते हैं, या नाइट्रोएल्कीन का क्या कराते हैं, अपचयन कराते हैं। ठीक है, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपको जो रिएक्शन पढ़ी जाएगी वो प्राइमरी एमीन के द्वारा कार्बनिक एमीन अभिक्रिया वगैरह आपको समझाई जाएगी। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे, अमीन में आपका एनिलीन भी आता है। क्या आता है आपका, एनिलीन। देखिए एनिलीन में आपका एनिलीन आएगा, आपका एनिलीन। ठीक है, एनिलीन क्या होता है, केवल आपको एल्केन की जगह पर बेंजीन आपको जोड़ना है। ठीक है, तो बेंजीन, एनिलीन का जो फॉर्मूला होता है वो C6H5NH2 होता है। ठीक है, एनिलीन हो गया। अब हम क्या करेंगे, एनिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि में हम यहां से नाइट्रोएल्केन की जो रासायनिक गुणों में हमने बताया था कि जब C6H5NO2 नाइट्रोबेंजीन का हम अपचयन कराते हैं, क्या कराते हैं, नाइट्रोबेंजीन का हम अपचयन कराते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोबेंजीन का यदि हम अपचयन कराएंगे तो यहां से देखो 2H2 बाहर निकालना है। ठीक है, और 2 हाइड्रोजन इससे जोड़ना है, C6H5NH2, ये आपका क्या हो गया, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन का यदि हम अपचयन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है अपन को, एनिलीन प्राप्त होता है। ठीक है, वो भी कहाँ, Sn प्लस आपका Hn, एसिडिक मीडियम में करा सकते हो आप, है ना। तो यहाँ ये नाइट्रोबेंजीन का एनिलीन हो गया, इसको अपन क्या कहेंगे, अपन एनिलीन कहेंगे। ठीक है, ये आपका एनिलीन बनाने की। अब जो कंपेयरिंग, क्षारीय प्रकृति की जो कंपेयरिंग, जो तुलना की जाएगी वो हमेशा एनिलीन के साथ की जाएगी। किसके साथ की जाएगी, एनिलीन। सपोज करिए देखो एनिलीन की जो क्षारीय प्रकृति होती है, एनिलीन की क्षारीय प्रकृति देखो सबसे कम होगी आपकी, अमोनिया से कम होगी। ठीक है, या फिर क्या कह सकते हैं, मेथिलेमीन से कम होगी। ठीक है, या हम कह सकते हैं एथिलेमीन से कम होगी। ठीक है, कहने का मतलब ये होगा कि जो एनिलीन है वो सबसे कम क्षारीय प्रकृति का होगा, जबकि इसमें भी NH2 समूह पाया जाता है और इनमें भी NH2 समूह पाया जाता है। इसका जब कारण ये होता है कि जो एनिलीन की जो संरचना होती है, उस एनिलीन की संरचना में बेंजीन रिंग पाई जाती है, NH2। इस बेंजीन रिंग में नाइट्रोजन पर लोन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है।
ये एकांक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस बेंजीन रिंग में अनुनाद के द्वारा जाना प्रारंभ कर देता है। अनुनाद माने बेंजीन में एक से अधिक संरचना बनाने की गुण होता है। तो जैसे ही हम ये बनाएंगे अगले स्ट्रक्चर, तो यहां पर ध्यान देना बेटा, यहां पर नाइट्रोजन के बीच एक बॉन्ड पहले से बना हुआ है और दूसरे जो इलेक्ट्रॉन आने से डबल बॉन्ड बन गया, यहां पर NH2। चूंकि अपने जो इलेक्ट्रॉन किसने दिए, नाइट्रोजन ने दिए, तो नाइट्रोजन पर आपका कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और ये वाला बॉन्ड निकल करके आपका कहां गया, यहां। अब ये पोजीशन इसकी ऐसी है, देखिए इस कंडीशन में जो एनिलीन होता है वो आने वाले प्रोटॉन को ग्रहण नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है, और जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो उसको रिपल्ट करता है, रिप्लेस हटाने का काम करता है, एक्सेप्ट करने का काम नहीं करता है। तो इस कारण ये क्या होगा, आपका वीक बेस या कम दुर्बल क्षारीय होगा। बात है, सब में आपको यही लिखना है कि एनिलीन में अनुनाद के कारण नाइट्रोजन का जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो बेंजीन रिंग में स्थानांतरित हो जाता है, जिससे नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, अर्थात उसके ऊपर धन आवेश आ जाता है, जिसके कारण वो आने वाले प्रोटॉन को ग्रहण नहीं कर पाता या उसे प्रतिकर्षित कर देता है, और ये दुर्बल क्षारीय माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर एनिलीन की तुलना सबसे की जाएगी कि एनिलीन अमोनिया से कम क्षारीय होता है, एनिलीन मेथिलामीन से कम क्षारीय होता है, एनिलीन एथिलामीन से कम क्षारीय होता है, सबकी कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं, है ना। तो क्षारीयता का क्रम मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, नाइट्रोजन अमोनिया भी क्षारीय होता है, उससे ज्यादा प्राथमिक एमीन होता है, उससे ज्यादा आपका द्वितीयक एमीन होता है, सबसे ज्यादा तृतीयक। लेकिन तृतीयक में क्या होता है, मैथिल समूह का बाधा प्रभाव होता है, इसलिए वो द्वितीयक से कैसा हो जाता है, आपका कम हो जाता है। ठीक है, तो चलो ठीक है, ये बच्चों आपका एनिलीन का टॉपिक्स आपका हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है कि नहीं, अच्छे तरीके से समझना। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक अंत तक अच्छी तरीके से देखो। ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक या जो भी नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए